हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट हिंदी हम पढ़ रहे हैं। हिंदी की क्लासेस हमारी चल रही हैं और उसमें यूनिट 7 जो कि हिंदी कहानियाँ हैं, उसमें आज हमारी कहानी है कानों में कंगना, जो कि राजा राधिका रमन प्रसाद जी की कहानी है। इसके बारे में देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं। ठीक है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूजीसी नेट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद आती है क्लास तो लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अपने कानों में कंगना नामक जो कहानी है ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी इंदू पत्रिका में। ठीक है, इंदू क्या पहनती है? कानों में कंगना पहनती है। आप देखना जितनी भी पत्रिकाएं हैं और जो कहानियां हैं वो बिल्कुल मैच होती हैं आपस में, है ना। जैसे ईदगाह कहानी किस में छपी थी? चांद पत्रिका में, और चांद ईद से संबंध रखता है। ठीक है, और हमने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस में छपा था? जमाना पत्रिका में, जो कि जमाना यानी कि एक जमाना बीत गया। पहले अनमोल रत्न होते थे, अब अनमोल रत्न होते ही नहीं है ना। और कौन सी पत्रिका अगर हम बात करें, जैसे कि चंद्रदेव से मेरी बातें, है ना। सरस्वती पत्रिका में छपी थी। दुलाई वाली कौन है? सरस्वती। तो ऐसे कुछ आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी अब कौन सी है? ये इंदू पत्रिका में इंदू ने क्या पहना हुआ था? कानों में कंगना पहना हुआ था। ठीक है, कंगना, वैसे तो कंगना हाथ का होता है, लेकिन इंदू देवी कुछ भी कर सकती हैं, तो कानों में कंगना पहन रही हैं। ठीक है, कुसुमांजलि कहानी संग्रह में ही संकलित हुई थी। इसका कहानी संग्रह जरूर याद रख लेना। कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित हुई थी। प्रेम एवं वासना के द्वंद्व की मर्म कहानी है। ठीक है, एक मार्मिक कहानी है जो कि कथावाचन शैली में लिखी गई है। प्रेम एवं वासना के द्वंद्व की मर्म कहानी है। ठीक है, इसके पात्र देख लेते हैं। 1 सेकेंड। प्रमुख पात्र कौन है इसमें? एक तो है किरण, जो इसकी कौन है? नायिका है, योगीश्वर की बेटी है। किरण एक आदर्शवादी नारी है। किरण क्या है? एक आदर्शवादी नारी है। नायिका है इस किसकी? कहानी की, है ना। तो नायिका है कहानी की कौन? किरण। और योगीश्वर की बेटी है, इसमें एक योगीश्वर है, और योगीश्वर के पास एक मतलब लड़का शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है जिसका नाम नरेंद्र है ना। मैं वैसे ही मुँह जुबानी बता देती हूँ। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आता है, और बाद में उनकी जो गुरु की बेटी है उनसे प्रेम कर बैठता है। ये प्रेम भी पता नहीं, बड़ी अजीब ही चीज़ है, इसको पता ही नहीं है कब कहाँ पे किससे कब क्या हो जाए, है ना। तो ये चीज़ है कि उससे वो प्रेम कर बैठता है। बाद में ये तो पता ही था गुरु को कि जो सामने वाला लड़का है वो बहुत अच्छा है, और उनसे उन दोनों का विवाह करवा देते हैं गुरुजी। दोनों विवाह के बाद में बहुत ही खुशी खुशी 2 साल बिताते हैं। 2 साल के बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आगे जानने के लिए एपिसोड देखें। चलो भाई, नायिका योगेश्वर की बेटी है, किरण एक आदर्शवादी नारी है। एक इसमें पात्र है नरेंद्र भाई साहब। नरेंद्र क्या करते हैं? नरेंद्र नाम के पता नहीं कैसे होते हैं। किरण का पति है। ठीक है, किरण का पति है जो कि उससे प्रेम करता है, प्रेमी है पहले, बाद में पति बन जाता है। योगेश्वर का शिष्य है। ठीक है, शिष्य पहले बना था, पति बाद में बना था। पहले किरण से खूब प्रेम करता है। पहले का मतलब ये नहीं है शादी से पहले ही, मतलब शादी के बाद भी 2 साल बहुत अच्छे से रहते हैं, खूब प्रेम करता है वो उससे। लेकिन बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गवा देता है। लो बताओ, है ना। एक किन्नरी के जाल में फंस जाता है और सब कुछ गवा बैठता है। आगे योगीश्वर अभी हम देख चुके हैं, नरेंद्र के गुरु हैं, किरण के पिता हैं, और नरेंद्र के ससुर जी भी हैं, है ना, अगर देखो तो। जूही कौन है? सेविका है। जूही कौन है? सेविका। और किन्नरी है उसमें, आई है वो। और मोहन इसका दोस्त है, किसका? नरेंद्र का। कथासार देख लेते हैं थोड़ा सा। ऋषिकेश, इसमें ऋषिकेश का वर्णन हुआ। ऋषिकेश और मुरादाबाद 2 स्थानों का वर्णन है, याद रख लेना। ऋषिकेश के निकट वन में कुटी में योगी का निवास स्थान है। ऋषिकेश के पास में ही जो वन है वहाँ पर एक कुटी बनी हुई है। कुटी तो आप सभी जानते ही होंगे किसको बोलते हैं, है ना। और वहाँ पर योगी का निवास स्थान है। धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए नरेंद्र आता है वहाँ पर,
और गुरु की बेटी किरण से प्रेम संबंध जोड़ लेता है। ठीक है, दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं, मतलब शादी के बाद में रहने लगते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही लिखा है इसे। 2 साल का समय व्यतीत हो जाता है, दोनों साथ में 2 साल रहते हैं। अचानक एक दिन नरेंद्र अपने मित्र मोहन के यहाँ, एक दिन आता है, मतलब उनके जीवन में ऐसा ग्रहण लगता है कि उसके मित्र के यहाँ पर नृत्य कार्यक्रम है। किसके? मोहन के यहाँ पर। और मोहन के यहाँ पर उसे भी बुलाया है, भाई मित्र को तो बुलाएगा जरूर। और नृत्य कार्यक्रम में जाता है अपने मित्र के यहाँ पर, और वहाँ पर एक नर्तकी, नर्तकी कौन है? किन्नरी है, जिससे वो मिलता है और उसके ऊपर मुग्ध हो जाता है। ठीक है, अब वो किरण को भूल जाता है वहाँ पर। और नरेंद्र उस किन्नरी के नेत्रपास में ऐसा फंसता है कि उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। किरण का भी मतलब जो किरण है बेचारी, वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मर भी जाती है। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। नरेंद्र उस किन्नरी के नेत्रपास में बंद कर सब कुछ गवा बैठता है। आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, राधिका रमन जी हिंदी के अत्यंत भावुक व भाषा पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। राधिका रमन जी हिंदी के अत्यंत भावुक व भाषा पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। ये पता नहीं जो दूसरे महापुरुष होते हैं वो किसी के बारे में कुछ बोल जाते हैं, किसी के बारे में कुछ बोल जाते हैं, है ना। ऐसे ही देखो पूरा इतिहास भरा पड़ा है, ये किसका वाक्य है, ये किसने कहा, ये किसका नारा है, ये नारा किसने दिया, वो नारा किसने दिया, मतलब पूरा इतिहास भरा पड़ा रहता है। ऐसे ही ये लोग पता नहीं क्यों बोल जाते हैं, अब हमें ये सब कुछ याद करने पड़ते हैं। और यही हमको सबसे ज़्यादा क्या करवाते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते, पास ही नहीं होने देते, है ना। चलो कोई नहीं भाई, याद कर लेना। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य इतना अच्छा लिखा है, वहीं से ही आजकल सबसे ज़्यादा पास हो रहे हैं। ये तो हमें सीधा प्रोफेसर तक बनने के लिए रास्ता दिखाते हैं, तो इनके बारे में ऐसा बोलना गलत है। राधिका रमन जी हिंदी के अत्यंत भावुक व भाषा पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। गोपाल राय, गोपाल राय कहते हैं, तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी व वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकता पूर्ण कहानी है। अगर ये लोग इस बात को नहीं बोलते तो क्या हमें समझ में नहीं आता, है ना। तब क्या हम ये बात नहीं समझ पाते कि पत्नी और वेश्या के बीच में प्रेम की टकराहट हुई है, तब भी समझ जाते, है ना। लेकिन इनको तो ज़रूर बोलना था कुछ ना कुछ, अच्छी बात है बोला है ना। चलो आगे करते हैं। लेखक ने नायिका किरण की सुंदरता की तुलना प्रकृति से की है। लेखक हैं जो लेखक लेखक कौन है? राधिका रमन प्रसाद जी। ठीक है, उन्होंने जो ये इसकी नायिका है किरण, उसकी सुंदरता प्रकृति से की है। वो कहते हैं, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। मतलब तारों से क्या करती हैं, उनकी आँखों आँखों की तुलना करते हैं, है ना। प्रकृति से किरण की तुलना करते हैं कौन? लेखक। ध्यान रख लेना, कुछ उदाहरण है यहाँ पर, यहाँ से आप समझ लेना। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद्य रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकनी बाल की भूसा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघना की धारा से बड़े हैं, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तो अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ठीक है, जब समय आया तो अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ये जो किरण है, मतलब एक तरीके से किरण के ही बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया जा रहा है कि पहले वो कितना खुश रहती थी, चंचल रहती थी, जब उसके जीवन में प्रेम था। ठीक है, लेकिन अब जब प्रेम ख़त्म हो गया है तो उसने अपने क्या कर दिया, अपना जो मतलब कहते हैं ना, अपनी जो शक्ति है बिल्कुल उसको त्याग दिया है। तो अब वो आगे देखते हैं। सुनहरी किरणें, आगे दूसरा इसमें जो दे रखा है ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी।
कौन कहे किसे एक टक देख रही थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। यह हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी, मैं क्या बता सकूं। मतलब वो बता रहे हैं कि कहने का मतलब ये, जो किरण की आखिरी स्थिति थी वो मृत्यु शैया पर पड़ी रहती है, जिसके जीवन से प्रेम खत्म हो गया है ना, जिसे वो सबसे ज़्यादा चाह रही है, जिसके साथ खुश रहती थी वो किसी और का हो गया। तो उन पर मतलब किरण है जो बहुत परेशान रहती है, बहुत दुखी रहती है, और लास्ट में वो बस एक टक देखती रहती है, सोचती है कि अब ये लेखक लिख रहे हैं कि कौन जाने कि वो अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या फिर ये हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे बाद में क्या होगा। आगे देखते हैं, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। गोपियों को कभी सपने में भी नहीं ऐसा मतलब महसूस हुआ था कि जो बांस की बांसुरी है वो घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति रखती है। जो गोपियाँ या जो भी घूंघट रखती हैं, घूंघट खोलकर और वो नचा देने की शक्ति किसके अंदर है, बांस की बांसुरी में। ठीक है, ये सब लेखक ने ही लिखा है, किसी का खुद का कथन नहीं है, इसलिए ठीक है इनको याद रख लेना, लेकिन है इम्पोर्टेंट। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। स्थायी का मतलब है परमानेंट, किसी चीज़ को नहीं मतलब पानी को वो थोड़ी देर के लिए हिला जरूर सकती है, लेकिन उसको पूरी तरह मतलब ना तो पानी को ख़त्म कर सकती है, ना सुखा सकती है, और ना ही वो क्या कर सकती है बहुत ज़्यादा देर के लिए उसमें कुछ उथल पुथल कर सकती है ना। स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। विवर आप जानते हैं किनको बोलते हैं, जो बबूले होते हैं जो है ना, तो उनको नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, मतलब थोड़ी देर के लिए आप कभी भी, कंकड़ी सब करते होंगे बचपन में, ऐसा बहुत करते थे है ना, कहीं आसपास अगर पानी हो तो उसमें कंकड़ी फेंकते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देते, है ना। थोड़ी देर जैसे उलट पुलट होती है वहाँ पर एक चक्रवात, वैसे तो कभी नहीं देखा मैंने, लेकिन ऐसा लगता है एक चक्रवात सा छोटा सा बन जाता है ना, बबूले उसमें उठते हैं, और लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, इधर उधर से जल तरंग आकर दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है, जगत से उसकी क्या की है, तुलना की है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो जाएं, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हे जानकी कहकर वन वन फिरते रहे। ठीक है, 2 दिन में ही जब सीता जी को हर ले गया था रावण, तो हे जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाए। ठीक है, तो ये सारे कथन याद रख लेना। आगे देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चढ़ा नशा उतर पड़ा। ठीक है, जो उस पर नशा चढ़ा था नरेंद्र पर, वो थोड़े दिन बाद उतर गया, लेकिन कब उतरा, सारी बातें सूझ गई, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी। आँखों की पट्टी जरूर खुलती है, आदमी कोई गलत काम कर तो बैठता है अपने जवानी के दिनों में या फिर कभी भी, लेकिन उसे फिर उस गलती के लिए ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। और ख़ास तौर से ये जो बात होती है, ये टीनेज वाले मतलब जो मेनली बच्चे होते हैं उनके बारे में ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें। भाई कहाँ चला गया, है ना। बाद में उस नरेंद्र की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन हाय खुली भी तो इस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। ठीक है, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो इस समय जब जीवन में केवल क्या रह गया, अंधकार रह गया, क्योंकि अब उसके जीवन में उसकी पत्नी किरण नहीं है। ठीक है, अब आंखें अगर खुली भी हैं तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर हमारा बस यही है, कानों में कंगना ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी कहानी है। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना और शेयर कर देना।